नमस्कार दोस्तों, भरत सर सीपीसीटी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सीपीसीटी के एमपी क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं, जो एग्जाम सिलेबस आधारित क्वेश्चंस है। फर्स्ट क्वेश्चंस, किस प्रकार के रैम को डेटा बनाए रखने के लिए निरंतर रिफ्रेश की आवश्यकता होती है? मतलब इनमें से कौन सी ऐसी रैम मेमोरी है जिनमें रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है? रिफ्रेश का अर्थ होता है ताजा, तो रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है डी रैम मेमोरी को। इस मेमोरी को बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। और रिफ्रेश करने की आवश्यकता किसको नहीं होती है? तो एस रैम। एस रैम मतलब स्टैटिक रैम, डी रैम मतलब डायनामिक रैम। तो एस रैम मेमोरी को रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती है। नहीं होती है। डी रैम मेमोरी को बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। दूसरा अंतर यहां पर ये याद रखिएगा, एस रैम मेमोरी गति में तेज होती है। एस रैम मेमोरी गति में तेज होती है, डी रैम मेमोरी गति में धीमी होती है। एस रैम मेमोरी में ट्रांजिस्टर, एस रैम मेमोरी में ट्रांजिस्टर और फ्लिप फ्लॉप का प्रयोग होता है। डी रैम मेमोरी में कैपेसिटर, डी रैम मेमोरी में कैपेसिटर का प्रयोग होता है। इसके अतिरिक्त एस रैम मेमोरी में कैश मेमोरी का प्रयोग होता है, डी रैम मेमोरी में रैम मेमोरी का प्रयोग होता है। याद रखिएगा, एस रैम मेमोरी महंगी होती है, डी रैम मेमोरी सस्ती होती है। ये इनके कुछ अंतर है जो परीक्षा में बार बार रिपीट होते हैं, इनसे संबंधित क्वेश्चंस। रोम मेमोरी का पूरा नाम है रीड ओनली मेमोरी। रोम मेमोरी का पूरा नाम रीड ओनली मेमोरी। रोम मेमोरी कैसी मेमोरी है? तो स्थायी मेमोरी होती है। और स्थायी का मतलब इसको क्या कहा जाता है? नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहा जाता है। एनवी रैम, एनवी का मतलब होता है नॉन वोलेटाइल रैम। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीपीयू, सीपीयू का पूरा नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू में क्लॉक स्पीड को मुख्य रूप से किस इकाई में मापा जाता है? सीपीयू में जो क्लॉक स्पीड है उसको कौन सी यूनिट, इकाई मतलब कौन सी यूनिट में मापा जाता है? एमबीपीएस, गीगाहर्ट्ज, नैनोसेकंड या टेराबाइट? तो आंसर आएगा गीगाहर्ट्ज। एमबीपीएस का फुल फॉर्म है मेगाबिट्स पर सेकंड। इस एमबीपीएस की गति को मापा जाता है मॉडेम में। नैनोसेकंड ये तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर की गति को मापा जाता है। टेराबाइट मेमोरी यूनिट है, टेराबाइट मेमोरी यूनिट है। याद रखिएगा, बायोसेटिंग और सिस्टम समय को सहेजने के लिए, सहेजने का मतलब होता है सेव, सहेजने का मतलब है सेव। बायोसेटिंग और सिस्टम समय टाइम डेट को सेव करने के लिए मदरबोर्ड पर लगी छोटी बैटरी का नाम क्या है? मदरबोर्ड पर लगी छोटी बैटरी का नाम, तो मदरबोर्ड पर छोटी बैटरी होती है सीमोस। ये मदरबोर्ड पर लगी होती है। सीमोस का पूरा नाम है कंपलमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। याद रखिएगा। और ये एक तरह से चिप होती है जो मदरबोर्ड पर स्थापित होती है। सीमोस कहां पर स्थापित होती है? मदरबोर्ड पर। और इसमें बायोसेटिंग्स होती है। मतलब सीमोस मेमोरी का काम क्या है? ये जो सीमोस बैटरी है इसकी 10 साल तक वैलिडिटी होती है। और सीमोस मेमोरी का काम है कंप्यूटर में रोजाना दिनांक और समय को परिवर्तित करना। सीमोस का पूरा नाम कंपलमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। सीमोस का कार्य रोजाना कंप्यूटर में दिनांक और समय को परिवर्तित करना होता है। सीमोस बैटरी या मेमोरी कहाँ स्थापित होती है?
तो मदरबोर्ड में स्थापित होती है। वैधता वैलिडिटी कितने साल की होती है इसमें? 10 साल की इसकी वैलिडिटी होती है, 5 से 10 साल। अगला पॉइंट है पोस्ट। पोस्ट का पूरा नाम, पोस्ट का पूरा नाम, पोस्ट का पूरा नाम है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। और पोस्ट क्या करता है? तो पोस्ट हार्डवेयर की जांच करता है। कंप्यूटर स्टार्ट होने के बाद जो कंप्यूटर प्रक्रिया करता है, बायोस के बाद जो प्रक्रिया होती है वो पोस्ट की प्रक्रिया होती है। और पोस्ट क्या कार्य करता है? तो कंप्यूटर में हार्डवेयर की जांच करता है। इनपुट आउटपुट हार्डवेयर की जांच करने का काम पोस्ट करता है। पोस्ट का पूरा नाम पावर ऑन सेल्फ टेस्ट होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? पीसीआई। पीसीआई, पीसीआई का फुल फॉर्म याद रखिएगा। पीसीआई का फुल फॉर्म है पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट। पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट। पीसीआई क्या है? स्लॉट। स्लॉट का मतलब होता है खाली स्थान। जो मदरबोर्ड पर स्थापित होते हैं खाली स्थान, उन्हें स्लॉट कहते हैं। अब यहाँ पर पीसीआई स्लॉट में कनेक्ट करते हैं साउंड कार्ड, नेटवर्क कार्ड और ग्राफिक्स कार्ड को कनेक्ट किया जाता है। पीसीआई स्लॉट कहाँ होते हैं? मदरबोर्ड पर होते हैं। मदरबोर्ड पर इन स्लॉट्स में साउंड कार्ड, नेटवर्क कार्ड और ग्राफिक्स कार्ड को लगाया जाता है। यूपीएस, यूपीएस एक बैटरी है। यूपीएस का पूरा नाम है अनइंटरपोर्टेबल पावर सप्लाई। अनइंटरपोर्टेबल पावर सप्लाई यूपीएस का फुल फॉर्म है। यूपीएस एक बैटरी होती है जो इसको हिंदी में अबाधित विद्युत आपूर्ति भी कहा जाता है। यूपीएस को हिंदी में अबाधित विद्युत आपूर्ति कहा जाता है, जो बिजली जाने के बाद कंप्यूटर सिस्टम को 15 से 20 मिनट तक चालू रखता है। और यह यूपीएस बैटरी है जो बिजली की आपूर्ति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 24 बिट प्रोसेसर एक बार में कितने बाइट्स डेटा प्रोसेस कर सकता है? 24 बिट प्रोसेसर एक बार में कितने बाइट्स डेटा को प्रोसेस कर सकता है? तो 4 बाइट, 8 बाइट, 16 बाइट या 64 बाइट आएगा। क्या कहा यहां पर? 64 बिट। तो 8 बिट, 8 बिट बराबर कितना होता है? 8 बिट का समूह क्या कहलाता है? या 8 बिट बराबर क्या होता है? तो आंसर आएगा 1 बाइट होता है। 8 बिट बराबर 1 बाइट। तो 16 बिट, 16 बिट, 16 बिट बराबर कितना होगा? तो यहां पर हो जाएगा 2 बाइट। 32 बिट, 32 बिट बराबर कितना? 4 बाइट। और 64 बिट बराबर कितना होगा? तो आंसर क्या आएगा? 8 बाइट। आगे आंसर 8 बाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉलिड स्टेट ड्राइव मतलब एसएसडी का पूरा नाम सॉलिड स्टेट ड्राइव में डेटा स्टोर करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग करते हैं? एसएसडी में डेटा स्टोर करने के लिए कौन सी तकनीक का उपयोग होता है? इसमें मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क या फ्लैश मेमोरी, किसका प्रयोग होता है? तो फ्लैश मेमोरी का प्रयोग होता है, याद रखिएगा। और फ्लैश मेमोरी के उदाहरण है, और भी मेमोरी है। फ्लैश मेमोरी के उदाहरण में कौन कौन सी मेमोरी आती है याद रखिएगा। इसमें आ जाएगा सबसे पहला एसएसडी, सॉलिड स्टेट ड्राइव, नई तकनीक की स्टोरेज डिवाइस है जिसका इस्तेमाल लैपटॉप कंप्यूटर में आजकल किया जाता है। और दूसरा जो है ये है पेन ड्राइव, ये भी फ्लैश मेमोरी कहलाती है जिसमें डेटा को स्टोर किया जाता है स्थायी रूप से। और तीसरी मेमोरी होती है एसडी कार्ड, इसका मतलब है मेमोरी कार्ड, एसडी कार्ड। और एसडी का फुल फॉर्म क्या है? सिक्योर डिजिटल कार्ड, सिक्योर डिजिटल कार्ड, याद रखिएगा। एसडी कार्ड मतलब मेमोरी कार्ड। पेपर टेप, पेपर टेप किसको कहते हैं? पेपर टेप कहा जाता है पंच कार्ड को, पंच कार्ड को। पंच कार्ड का आविष्कार किसने किया? पंच कार्ड का आविष्कार किसने किया? हरमन होलेरिथ ने किया था, हरमन होलेरिथ। और कंप्यूटर में लगाने का काम किसने किया? पंच कार्ड को कंप्यूटर में लगाने का काम किया था जैक वार्ड ने,
ऑप्टिकल डिस्क मतलब प्रकाशीय डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क मतलब प्रकाशीय डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क किसे कहा जाता है? सीडी को, डीवीडी को, बीआरडी, एचवीडी, ये सब ऑप्टिकल डिस्क के प्रकार है। सीडी का पूरा नाम कॉम्पैक्ट डिस्क, डीवीडी का पूरा नाम डिजिटल वर्जेटाइल डिस्क, डिजिटल वर्जेटाइल या वीडियो डिस्क, पीआरडी का पूरा नाम ब्लू रे डिस्क, एचवीडी का पूरा नाम होलोग्राफिक वर्जेटाइल डिस्क। मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क किसका प्रकार है? मैग्नेटिक डिस्क के उदाहरण बताइए। तो मैग्नेटिक डिस्क के उदाहरण क्या आएगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। मैग्नेटिक डिस्क के उदाहरण, मैग्नेटिक डिस्क किसे कहा जाता है? मैग्नेटिक डिस्क कहा जाता है हार्ड डिस्क को। मैग्नेटिक मतलब चुंबकीय। और दूसरी डिवाइस है फ्लॉपी डिस्क। ये दो मेमोरी, मैग्नेटिक डिस्क और फ्लॉपी डिस्क क्या कहलाती है? सॉरी, हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क क्या कहलाती है? तो मैग्नेटिक डिस्क कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, WPA3 का पूर्ण रूप क्या है? इसका पूरा नाम आएगा वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस 3, वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस 3 आएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, USB 3.0 का सैद्धांतिक अधिकतम डेटा ट्रांसफर रेट कितना है? क्या पूछा? USB 3.0 का अधिकतम डेटा ट्रांसफर रेट, इसका मतलब है, याद रखना, DTR, USB की स्पीड पूछा इसमें। DTR का अर्थ क्या होता है? DTR का अर्थ होता है स्पीड। स्पीड कितनी है? 480 Mbps, 1 Gbps, 5 Gbps या 10 Gbps? किसके बारे में पूछा है? USB 3.0। और USB 3.0 क्या है? USB का संस्करण है, USB का संस्करण USB 3.0 है, याद रखिएगा। तो सबसे पहले USB के बहुत से सिंपलिसिटी एग्जाम्स में क्वेश्चन आते ही है, थोड़ा सा डिटेल से पढ़ लेते हैं इसके बारे में। पहला, USB का पूरा नाम यूनिवर्सल सीरियल बस। USB का पूरा नाम यूनिवर्सल सीरियल बस। USB का आविष्कार हुआ था 1996 में। 1996 में USB का आविष्कार हुआ और आविष्कार किया था अजय भट्ट। इंटेल कंपनी में कार्य करते हुए अजय भट्ट ने USB का आविष्कार किया था 1996 में, जिसका पहला वर्जन बना था, जिसका प्रथम संस्करण था USB 1.0। तो यहां पर कुछ संस्करण नोट कर देते हैं, अपने याद रखना, USB से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। USB के संस्करण, USB के अब तक के 7 संस्करण है जो एग्जाम्स में आते रहते हैं। USB संस्करण, यहां पर USB को कब कब लॉन्च किया गया? तो यहां पर लिख देते हैं ईयर। और यहां पर आपको याद रखना है स्पीड। स्पीड का मतलब है DTR। DTR आपने भी कॉपी में नोट करके नहीं, याद करना है, इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला संस्करण है USB 1.0। इसे रिलीज किया गया था 1996 में। स्पीड है 1.5 Mbps। Mbps का फुल फॉर्म पिछले क्वेश्चन में बताया था, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए Mbps का फुल फॉर्म क्या है। दूसरा, USB का संस्करण USB 1.1, इसे रिलीज किया गया 1998 में। स्पीड 1.5 Mbps से हो गई 12 Mbps। Mbps।
तीसरा है USB 2.0, इसे रिलीज किया गया सन 2000 में। स्पीड हो गई यहां पर 12 Mbps से 480 Mbps। कमेंट बॉक्स में Mbps का फुल फॉर्म लिखा। Mbps का फुल फॉर्म है, चेक कीजिएगा, मेगा बिट्स पर सेकेंड। चौथा है USB 3.0, इसे रिलीज किया गया सन 2008 में। इसकी स्पीड हो गई 5 Gbps। तो आंसर क्या आ जाएगा? आगे आंसर 3.0, USB 3.0 का डेटा ट्रांसफर रेट कितना है? 5 Gbps। Gbps का फुल फॉर्म है गीगा बिट्स पर सेकेंड, याद रखिएगा, गीगा बिट्स पर सेकेंड। पांचवा है USB 3.1, इसे रिलीज किया गया 2013 में। Gbps 5 Gbps से कितना हो गया? तो 5 Gbps से 10 Gbps DTR हो गया स्पीड। सिक्स नंबर पे USB 3.2 संस्करण, और इसे रिलीज किया गया 2017 में। सभी के सन और DTR याद कीजिएगा, IMP क्वेश्चन है, इसमें से क्वेश्चन आएंगे। 10 से कितना हो गया? 20 Gbps। इसके बाद है सातवां संस्करण USB 4.0, और इसे लॉन्च किया गया, विकसित किया गया या रिलीज किया गया सन 2019 में। इसकी स्पीड हो गई 40 Gbps, और साथ में आजकल स्पीड आ गई है थंडरबोल्ट। USB में स्पीड कौन सी आ गई है? थंडरबोल्ट। स्क्रीनशॉट लीजिएगा और याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉनिटर की रिफ्रेश रेट को किस इकाई मतलब यूनिट में मापा जाता है? मॉनिटर की रिफ्रेश रेट किस यूनिट या इकाई में मापा जाता है? तो इसे मापा जाता है हर्ट्ज में। आंसर आएगा हर्ट्ज। DPI का पूरा नाम डॉट पर इंच। पिक्सल का मतलब होता है डॉट्स मतलब बिंदु, और जितने अधिक मॉनिटर पर पिक्सल की संख्याएं होती है उतना अच्छा रिजोल्यूशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिंटर की प्रिंट क्वालिटी मापने के लिए किस इकाई का उपयोग किया जाता है? प्रिंटर की क्वालिटी मापने के लिए किसका उपयोग करेंगे? DPI का, डॉट पर इंच का प्रयोग करेंगे। याद रखिएगा, प्रिंटर की प्रिंट क्वालिटी को मापने के लिए DPI, डॉट पर इंच। PPM पेज पर मिनट यहां पर दिया है, ये नॉन इंपैक्ट प्रिंटरों की गति को मापा जाता है। PPM कौन से प्रिंटरों को? नॉन इंपैक्ट प्रिंटर, नॉन इंपैक्ट। आजकल वर्तमान में तेज गति से चलने वाले प्रिंटर नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है, और इनकी गति को किसमें मापा जाता है? PPM पेज पर मिनट। यदि आपको नॉन इंपैक्ट प्रिंटर नहीं पता कि कौन कौन से होते हैं, तो याद रखिएगा, सबसे तेज प्रिंटर होता है लेजर प्रिंटर, और जिसका इस्तेमाल ज्यादातर फोटोकॉपी के लिए करते हैं। लेजर प्रिंटर का आविष्कार हुआ था 1971 में गेरी स्टार्क वेदर के द्वारा। दूसरा नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है इंकजेट। ये कलर प्रिंटर है जिसमें 4 कलरों का प्रयोग होता है, 4 रंगों का प्रयोग होता है। कितने रंगों का? 4। और 4 रंगों का प्रयोग होता है जिसे कहते हैं CYMK। CYMK, C का मतलब सियान, Y का मतलब येलो, M का मतलब मेजेंटा, और K का मतलब की। याद रखिएगा, K का मतलब की या काला होता है।
मतलब ब्लैक। तीसरा जो प्रिंटर है वो है थर्मल प्रिंटर। थर्मल प्रिंटर जिसका इस्तेमाल सुपरमार्केट, सिटी बस और एटीएम मशीन में किया जाता है। थर्मल प्रिंटर से जो भी प्रिंट होता है, कागज पर छपता है, कुछ समय के बाद वह मिट जाता है। थर्मल प्रिंटर के बाद है फोटो प्रिंटर। फोटो प्रिंटर, उसके बाद है मल्टी फंक्शनल प्रिंटर। मल्टी फंक्शनल का मतलब होता है ऑल इन वन, ऐसा प्रिंटर जो सभी प्रकार के काम कर सकता है, फोटोकॉपी, प्रिंट, स्कैन, सभी कार्य कर सकता है, उसे कहते हैं मल्टी फंक्शनल प्रिंटर। इसके बाद है पोर्टेबल प्रिंटर। ये सभी प्रिंटर किस में आते हैं तो याद रखिएगा, नॉन इंपैक्ट में आते हैं। पोर्टेबल प्रिंटर और फोटो प्रिंटर हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर, 3D प्रिंटर और यूवी प्रिंटर, अल्ट्रावायलेट 3D 3 डायमेंशनल प्रिंटर। और जो इंपैक्ट प्रिंटर है वो टाइपराइटर के समान होते हैं। इंपैक्ट प्रिंटर टाइपराइटर के समान होते हैं, कागज के संपर्क में आकर काम करते हैं। और नॉन इंपैक्ट प्रिंटर कागज के संपर्क में आकर कार्य नहीं करते हैं, यह लेजर तकनीक के माध्यम से प्रिंट करते हैं। नॉन इंपैक्ट प्रिंटरों में लेजर तकनीक का उपयोग किया जाता है। और ये सभी प्रकार के नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है। प्रिंटर के बारे में याद रखना, आगे क्वेश्चंस आएंगे या एग्जाम में भी पूछता है। अब यहां पर याद रखना इंपैक्ट प्रिंटर टाइपराइटर के समान होते हैं, आवाज में तेज, गति में धीमे होते हैं। और आजकल इनका प्रयोग नहीं होता है, होता भी बहुत कम होता है। इंपैक्ट प्रिंटर में याद रखना इंपैक्ट प्रिंटर कौन कौन से हैं तो इंपैक्ट प्रिंटर है, सबसे पहला याद रखना डीएमपी, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। दूसरा याद रखो डेजीविल। तीसरा याद रखना चेन प्रिंटर। चौथा ड्रम प्रिंटर और पांचवा बैंड प्रिंटर। ये सभी इंपैक्ट प्रिंटर है। इंपैक्ट प्रिंटर जिसमें से ये जो 3 प्रिंटर है ये आते हैं लाइन प्रिंटर में, और ये जो 2 प्रिंटर है ये आते हैं कैरेक्टर प्रिंटर में। और कैरेक्टर प्रिंटर की गति किसमें मापते हैं, सीपीएस, कैरेक्टर पर सेकेंड। इन दोनों को कैरेक्टर प्रिंटर मतलब सीपीएस से मापा जाता है। याद रखिएगा कैरेक्टर प्रिंटर के 2 प्रकार, डीएमपी और डेजीविल। लाइन प्रिंटर के 3 प्रकार, चेन, ड्रम और बैंड। और ये सभी पांचों किस में आएंगे, इंपैक्ट प्रिंटर में आएंगे। तो हमने यहां पर पढ़ लिया नॉन इंपैक्ट प्रिंटर और इंपैक्ट प्रिंटरों के प्रकार। और प्रिंटर की प्रिंट क्वालिटी को सभी को किस में मापा जाता है, डीपीआई, डॉट पर इंच। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्टिकल स्टोरेज में ब्लू रे डिस्क मतलब बीआरडी की मानक सिंगल लेयर स्टोरेज क्षमता कितनी होती है। बीआरडी एक ऑप्टिकल डिस्क है, ऑप्टिकल मतलब प्रकाशीय डिस्क है। और इस बीआरडी में 2 लेयर होती है। कितनी लेयर, 2 लेयर। एक लेयर में कितना डेटा, 25 जीबी। तो 2 लेयर में कितना हो गया, 50 जीबी का डेटा। तो यहां पर क्या पूछा, सिंगल लेयर स्टोरेज क्षमता, तो आंसर आएगा 25 जीबी। आजकल बीआरडी की कुल स्टोरेज क्षमता हो गई 128 जीबी वर्तमान में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कंप्यूटर बूट होते समय हार्डवेयर की जांच करने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कंप्यूटर बूट होते समय, बूट कब होता है? जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट या रीस्टार्ट करते हैं। तो कंप्यूटर जब स्टार्ट होता है ना या रीस्टार्ट होता है तो उसकी जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को कहते हैं बूट या बूटिंग। बूट भी कह सकते हैं या फिर क्या कहते हैं, बूटिंग कहते हैं। और बूटिंग कितने प्रकार की होती है? दो। पहला है कोल्ड बूट, दूसरा है वार्म बूट। कोल्ड बूट और वार्म बूट। कोल्ड बूट का मतलब होता है कंप्यूटर को स्टार्ट करना, वार्म बूट का मतलब होता है कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना। कंप्यूटर को स्टार्ट करना और कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना। तो यहां पर क्या पूछा? कंप्यूटर बूट होते समय हार्डवेयर की जांच करने वाली प्रक्रिया, हार्डवेयर की, यहां पर ध्यान दीजिएगा, हार्डवेयर की जांच करने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है? हार्डवेयर की जांच करने वाली प्रक्रिया है पोस्ट। पोस्ट का पूरा नाम पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, और यह हार्डवेयर की जांच करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नॉन वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल का मतलब स्थायी मेमोरी है? तो स्थायी मेमोरी यहां पर कौन सी? रोम मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, ये स्थायी मेमोरी है जिसमें बायोस फर्मवेयर स्थायी रूप से संग्रहित होता है, जिसे नष्ट या परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, और कंप्यूटर बंद होने के बाद भी वो अपने आप नष्ट नहीं होता है, इसलिए इस मेमोरी को स्थायी मेमोरी कहते हैं। और ये जो केस मेमोरी है, केस मेमोरी के बारे में पॉइंट याद रखना। केस मेमोरी आकार में छोटी मेमोरी होती है, गति में तेज मेमोरी होती है ना, पर इससे भी तेज होती है रजिस्टर मेमोरी में। सबसे तेज मेमोरी रजिस्टर मेमोरी होती है, और अगर रजिस्टर ऑप्शन में नहीं है तो तेज मेमोरी कौन है? केस मेमोरी। केस मेमोरी आकार में छोटी होती है, गति में तेज होती है, और यह एक अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक सेमीकंडक्टर मेमोरी होती है। और केस मेमोरी का जो आकार है 256 KB से लेकर 4 MB तक होता है। केस मेमोरी कहाँ होती है? तो याद रखना, केस मेमोरी सीपीयू और रैम मतलब मुख्य मेमोरी के बीच में, यहां पर कौन सी मेमोरी आएगी? केस मेमोरी होती है। सीपीयू और मुख्य मेमोरी के बीच में केस मेमोरी कार्य करती है, जिसका प्रयोग स्पीड मिसमैच, गति अवरोध को दूर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्ड डिस्क ड्राइव में डेटा एक्सेस समय में सीक टाइम का अर्थ क्या है? हार्ड डिस्क ड्राइव में डेटा एक्सेस समय सीक टाइम का अर्थ होता है रीड राइट हेड को सही ट्रैक तक पहुंचाने में लगा समय। सीक टाइम रीड राइट हेड को सही ट्रैक तक पहुंचाने में लगा समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्टिकल डिस्क जैसे सीडी डीवीडी पर डेटा लिखने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्टिकल डिस्क सीडी या डीवीडी पर डेटा लिखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? लिखना मतलब होता है रिकॉर्ड करना, तो लिखने की प्रक्रिया यहाँ पर राइटिंग है, बर्निंग है, टाइपिंग है या स्कैनिंग है? तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा बर्निंग। ऑप्टिकल डिस्क सीडी या डीवीडी में लिखने की प्रक्रिया बर्निंग कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंडोज में फाइल सिस्टम एनटीएफएस का पूर्ण रूप क्या है? इसमें 3 ही ऑप्शन है, उसके लिए सॉरी, चौथा ऑप्शन नहीं है, और चौथा ऑप्शन ही हमारा आंसर है। तो इसका फुल फॉर्म है एनटीएफएस का न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम आंसर आएगा। इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंडोज में टास्क मैनेजर खोलने के लिए शॉर्टकट की क्या है? टास्क मैनेजर खोलने की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डिलीट नहीं है,
इससे क्या होता है, तो कंप्यूटर रीस्टार्ट होता है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप, यह आएगा हमारा आंसर। टास्क मैनेजर की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप होता है। विंडो प्लस आर का काम है रन डायलॉग बॉक्स खोलना, रन डायलॉग बॉक्स खोलना। अल्ट प्लस F4 इससे कर सकते हैं शट डाउन कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम अधिकतम कितनी रैम को एड्रेस समर्थन कर सकता है। जो 32 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कितनी रैम को समर्थन करता है, कितनी रैम होना चाहिए यदि 32 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम होगा तो यहां पर याद रखिएगा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये सिस्टम सॉफ्टवेयर का भाग है। सिस्टम सॉफ्टवेयर का भाग कौन, ऑपरेटिंग सिस्टम। और वर्तमान में हम ऑपरेटिंग सिस्टम चला रहे हैं विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। और विंडोज का नया संस्करण जो भी लेटेस्ट लैपटॉप कंप्यूटर में चल रहा है विंडोज 11 है। विंडोज 11 संस्करण है, नया वर्जन। और ये क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम। और इसे लॉन्च कब किया गया, सन 2021 में। विंडोज 11 एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है। विंडोज 11 ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास हुआ सन 2021 में। अब यहां पर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है कितने कितने बीट के होते हैं, तो याद रखिएगा ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं 2 बीट, 32 बिट और 64 बिट के ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं। विंडो 10, 11 जो भी है 32 बिट और 64 बिट के ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं, जिसमें रैम होना चाहिए 4 GB। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा भाग हार्डवेयर के साथ इंटरफेस करता है, हार्डवेयर के साथ इंटरफेस का कार्य करता है, वह है GUI का फुल फॉर्म है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने की प्रक्रिया बिना पावर ऑफ किए को क्या कहते हैं। कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने की प्रक्रिया क्या होती है, कोल्ड बूट, वार्म बूट, हाइबरनेट या लॉक कंप्यूटर। पिछले क्वेश्चन में बताया था, जल्दी से आंसर बताइए, कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए क्या आएगा। कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने की प्रक्रिया कहलाती है यहां पर वार्म बूटिंग। कंप्यूटर को लॉक कर सकते हैं, इसकी शॉर्टकट की याद रखिएगा विंडो प्लस L। विंडो लोगो की है ना, विंडो लोगो की। कोल्ड बूटिंग का मतलब होता है कंप्यूटर को स्टार्ट करना, वार्म बूटिंग का मतलब होता है कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क फ्रेगमेंटेशन का क्या प्रभाव पड़ता है। डिस्क फ्रेगमेंटेशन का इसमें प्रभाव क्या पड़ता है, ऑप्शन बताना है। इससे क्या होता है, स्टोरेज क्षमता बढ़ती है, सिस्टम की परफॉर्मेंस और फाइल एक्सेस स्पीड धीमी हो जाती है। तो डिस्क फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है सिस्टम की परफॉर्मेंस और फाइल एक्सेस स्पीड धीमी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, OSI मॉडल की किस लेयर पर आईपी का पूरा नाम इंटरनेट प्रोटोकॉल काम करता है। OSI मॉडल है और OSI का पूरा नाम है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शंस। और OSI मॉडल को विकसित किया गया था सन 1984 में। और OSI मॉडल में 7 लेयर होती है, लेयर मतलब परत जो नेटवर्किंग में कार्य करती है। तो यहाँ पर आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल के लिए 7 लेयर में से कौन सी लेयर कार्य करती है, इसमें आएगा नेटवर्क लेयर। याद रखिएगा लेयर कितने 7 प्रकार की होती है। यहां पर जो लेयर नहीं है मैं नोट कर देता हूं, लेयर के 7 प्रकार। पहला है यहां पर जो है, जो नहीं है 4 तो है, जो 5 नंबर की लेयर है वो आएगी फिजिकल लेयर। इसमें
फिजिकल लेयर नहीं है, फिजिकल लेयर और सेशन लेयर, सेशन लेयर और प्रेजेंटेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, ये लेयर नहीं है, तो याद रखिएगा। और ओएसआई मॉडल का आविष्कार कब हुआ? 1984 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, IPv6 एड्रेस का आकार कितने बिट का होता है? देखो, आईपी का फुल फॉर्म है इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। और आईपी के दो संस्करण होते हैं, दो वर्जन होते हैं, एक होता है IPv4 और एक होता है IPv6। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, याद रखिएगा। इंटरनेट प्रोटोकॉल के दो संस्करण होते हैं, एक होता है IPv4, फुल फॉर्म है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, और इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। दो संस्करण होते हैं, एक संस्करण में इस्तेमाल होता है कितना बिट? 32 IPv4 में, और IPv6 में कितने बिट आएगा? 128 बिट। तो आंसर क्या पूछा हमारे से IPv6 के बारे में? तो आंसर आएगा 128 बिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेटवर्क में मैक एड्रेस, मैक का पूरा नाम है मीडिया एक्सेस कंट्रोल, मैक का पूरा नाम मीडिया एक्सेस कंट्रोल, कितने बिट्स का होता है? अर्थात मैक एड्रेस कितने बिट्स का होता है? मैक एड्रेस जो एक हार्डवेयर का एड्रेस होता है, जब नेटवर्क वाईफाई से किसी हार्डवेयर डिवाइस को कनेक्ट किया जाता है तो उसे मैक एड्रेस दिया जाता है, और मैक एड्रेस होता है 48 बिट का, याद रखिएगा। IPv4 32 बिट का, IPv6 128 बिट का, और मैक एड्रेस 48 बिट्स का। 48 बिट्स मतलब कितने बाइट्स होते हैं? 8 बिट का एक बाइट, तो 48 बिट्स के कितने बाइट्स होंगे? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का प्रथम व्यावसायिक कंप्यूटर कौन सा था? विश्व का प्रथम व्यावसायिक कंप्यूटर, पहला कंप्यूटर जो व्यवसाय में प्रयोग होने के लिए इस्तेमाल किया गया था, वह है यूनिवेक। यूनिवेक, यूनिवेक का पूरा नाम है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, याद रखिएगा, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर होता है। एडवेक का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्राइट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। एनियक का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। रिपीट कर रहा हूं, याद रखिएगा या नोट कीजिएगा, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। और एनियक कंप्यूटर को विकसित किया गया था सन 1946 में, और इसके आविष्कारक है जे प्रेस्पर एक्ट, जे प्रेस्पर एक्ट और जॉन मुचली के द्वारा विकसित किया गया एनियक कंप्यूटर। और यह प्रथम पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। एबीसी का फुल फॉर्म है एटानासॉफ बेरी कंप्यूटर, एटानासॉफ बेरी कंप्यूटर। 1939 में इसका आविष्कार हुआ था। यूनिवेक कंप्यूटर का आविष्कार हुआ 1951 में, और एडवेक का उपयोग हुआ था 1950 में। एबीसी एटानासॉफ बेरी कंप्यूटर और एबीसी का आविष्कार 1939 में एटानासॉफ बेरी और क्लिफोर्ड बेरी के द्वारा किया गया, एटानासॉफ बेरी और क्लिफोर्ड बेरी के द्वारा। और यह प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था, विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था, याद रखिएगा, क्वेश्चन सीपीटी में पिछली बार आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेटवर्क टोपोलॉजी जिसमें सभी नोड्स एक सेंट्रल हब, सेंट्रल मतलब केंद्रीय हब, स्विच
से जुड़े होते हैं। किससे जुड़े होते हैं? केंद्रीय हब स्विच से जुड़े होते हैं, है ना, सभी नोड्स। नोड्स का मतलब होता है लोकल कंप्यूटर, और जो हमारा स्विच है या हब है ये होता है एक सर्वर। और इस हब या स्विच में एक से ज्यादा क्या होती है? पोर्ट। एक से ज्यादा पोर्ट, जिसको कहते हैं कनेक्शन पॉइंट, जहां पर हम एक से अधिक केबलें लगा सकते हैं, मतलब एक से ज्यादा कंप्यूटर जोड़ सकते हैं। तो एक हब से 24 कंप्यूटर जोड़ सकते हैं। कंप्यूटर मतलब नोड्स, लोकल कंप्यूटर कहते हैं नोड को। तो यहां पर आंसर आएगा, इस प्रकार की जो टोपोलॉजी है वो स्टार टोपोलॉजी में प्रयोग होता है। स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है? एक मुख्य क्या हो गया? हब। हब में क्या होती है? तो हब में याद रखना, एक हब में एक से ज्यादा क्या होती है? पोर्ट होती है, जिसमें हम क्या करेंगे? इस पोर्ट के माध्यम से एक से अधिक कंप्यूटरों को कनेक्ट कर सकते हैं। एक हब में 24 कंप्यूटर कनेक्ट कर सकते हैं। और याद हो गया, स्विच या हब में क्या होती है? पोर्ट, जिससे क्या कनेक्ट कर सकते हैं? नोड। नोड का मतलब क्लियर हो गया, नोड का अर्थ होता है कंप्यूटर। ये टोपोलॉजी है, और ये हमने जो लगाए हैं, इन्हें कंप्यूटर जो लगाए इनको कहते हैं नोड। ये नोड कहलाते हैं, याद रखिएगा। और हर एक नोड का निश्चित नाम होता है, जिससे उस नोड की पहचान होती है। जैसे मान लो ये PC1 है ना, PC2 है, PC3 है, और ये जो हमारा मुख्य सर्वर है, ये मुख्य सर्वर सेंटर में रखा है, सेंट्रल में रखा ना, केंद्र में, ये हब है। और हब के स्थान पर हम स्विच का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब ये जो टोपोलॉजी बनी है यही कहलाती है हमारी कौन सी टोपोलॉजी? स्टार टोपोलॉजी कहलाती है। याद रखिएगा, स्टार टोपोलॉजी में मुख्य हब या स्विच होता है, और इस हब या स्विच में एक से अधिक पोर्ट होती है, जिससे हम सभी नोड को आसपास कनेक्ट कर सकते हैं। नोड मतलब लोकल कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेटवर्क सुरक्षा में फायरवॉल का मुख्य उद्देश्य क्या है? फायरवॉल का मुख्य उद्देश्य पूछा है। तो यह फायरवॉल जो है ये कंप्यूटर में अनाधिकृत प्रवेश को रोकने का कार्य करता है। नेटवर्क में यदि कोई एक्सेस करने की कोशिश करता है तो फायरवॉल उसे रोकता है, जैसे हैकर्स वगैरह से बचा कर रखता है, सुरक्षा प्रदान करता है हमारा फायरवॉल। तो आंसर आएगा, अनाधिकृत नेटवर्क एक्सेस को रोकने और ट्रैफिक को फिल्टर करने का काम करता है। जो भी डेटा आ रहा है जा रहा है वो सब फायरवॉल से होकर गुजरता है। फायरवॉल एक गेट की तरह या दीवार की तरह कार्य करता है, जो आने जाने वालों को सबको देखरेख करता है, इसलिए इसको कहा जाता है ट्रैफिक नेटवर्क को फिल्टर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईमेल भेजने के लिए, आउटगोइंग मेल के लिए किस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है? शब्दों को समझना बहुत जरूरी है। एक क्वेश्चन के हम अनेक क्वेश्चन बना रहे हैं, बाकी हम साथ साथ में थ्योरी भी पढ़ रहे हैं इसका, जो इससे संबंधित क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। ईमेल, ईमेल का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक मेल, याद रखिएगा, ईमेल का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक मेल। और पहला ईमेल भेजा गया था सन 1971 में रे टॉमलिंसन के द्वारा। पहला ईमेल 1971 में रे टॉमलिंसन के द्वारा भेजा गया था। या पूछा गया ईमेल का आविष्कार किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया? तो आंसर आएगा रे टॉमलिंसन। रे टॉमलिंसन 1971 में पहला ईमेल भेजा था और ईमेल का आविष्कार भी किया। इलेक्ट्रॉनिक मेल, ईमेल भेजना एक पत्र के समान होता है, पत्र भेजने के समान। और यहां पर पूछा प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल का मतलब होता है नियमों का समूह, नियमों का समूह प्रोटोकॉल्स कहलाता है। बिना प्रोटोकॉल के हम इंटरनेट पर संचार नहीं कर सकते हैं। तो प्रोटोकॉल ईमेल भेजने के लिए SMTP का प्रयोग होता है, जिसका पूरा नाम है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। याद रखिएगा, ईमेल भेजने के लिए किसका इस्तेमाल होता है? प्रोटोकॉल। कौन सा? SMTP। ईमेल को प्राप्त करने के लिए, ईमेल को प्राप्त करने के लिए ईमेल को प्राप्त करने वाला प्रोटोकॉल है POP। POP का पूरा नाम पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3, नया संस्करण है। और IMAP भी काम करता है ईमेल को प्राप्त करने के लिए।
इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। याद कीजिएगा, IMAP का फुल फॉर्म है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। FTP ये फाइल का स्थानांतरण करता है। FTP का फुल फॉर्म है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाईफाई सुरक्षा के लिए वर्तमान में सबसे सुरक्षित एन्क्रिप्शन मानक कौन सा था? वाईफाई का पूरा नाम वायरलेस फिडेलिटी, और वाईफाई सुरक्षा के लिए इस्तेमाल करते हैं VPA 3 का। VPA का फुल फॉर्म पिछले क्वेश्चन में बताया था, याद होगा। अभी भी याद नहीं हुआ तो नोट कीजिएगा, वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस 3 VPA, ये नया संस्करण है वाईफाई मानक का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा मालवेयर जो उपयोगकर्ता के डेटा को एन्क्रिप्ट कर देता है और खोलने के बदले पैसे मांगता है। एन्क्रिप्ट और डिक्रिप्ट होता है। जब सुरक्षा के तौर पर किसी कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल करना हो तो उसे एन्क्रिप्ट किया जाता है, और उसे डिक्रिप्ट करने के लिए, डिक्रिप्शन करने के लिए, खोलने के लिए पैसे की डिमांड की जाती है। ऐसा यहाँ पर मालवेयर प्रोग्राम है रेनसमवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइबर ऑप्टिकल केबल में डेटा किस रूप में संचारित होता है? फाइबर ऑप्टिकल केबल प्लास्टिक या कांच से बनी केबल होती है, जिसका इस्तेमाल कीबोर्ड माउस की केबल में किया जाता है, चार्जर केबल में किया जाता है। तेज गति से डेटा का संचारण करने के लिए फाइबर ऑप्टिकल केबल का प्रयोग होता है, याद रखिएगा। और फाइबर ऑप्टिकल केबल वायर तकनीक होती है, वायर तकनीक, जिसमें वायर होता है और धागे के समान बारीक तार होते हैं, जिसमें डेटा का ट्रांसफर प्रकाश तरंगों के माध्यम से ट्रेवल करता है। डेटा प्रकाश तरंगों के माध्यम से फाइबर ऑप्टिकल केबल में ट्रांसफर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नेटवर्क डिवाइस को इंटेलिजेंट हब भी कहा जाता है? इंटेलिजेंट हब, और यह मेक एड्रेस टेबल बनाए रखता है। मैंने आपको हब पिछले क्वेश्चन में बताया था। हब क्या है? एक नेटवर्किंग डिवाइस है जिसमें एक से अधिक पोर्ट होती है, जिसमें नेटवर्क नोड कनेक्ट किए जाते हैं, लोकल कंप्यूटर कनेक्ट किए जाते हैं। एक हब में 24 कंप्यूटरों को कनेक्ट करके चला सकते हैं। हब एक नॉन इंटेलिजेंट डिवाइस होती है, मतलब गैर बुद्धिमान, क्योंकि हब से जितने भी कंप्यूटर जुड़े हैं, जैसे 10 कंप्यूटर जुड़े हैं और किसी एक कंप्यूटर ने किसी दूसरे कंप्यूटर को यदि कोई मैसेज किया हो या कोई फाइल भेजी है तो सभी के पास पहुंचती है। जितने भी हब से जुड़े कंप्यूटर है उन सभी के पास, इसलिए नॉन इंटेलिजेंट कहा जाता है। तो हब तो नॉन इंटेलिजेंट डिवाइस है। पर यहां पूछा क्या क्वेश्चन में, किस नेटवर्क डिवाइस को इंटेलिजेंट हब के नाम से जानते हैं, जिसमें मेक एड्रेस टेबल का निर्माण भी होता है। यहां पर कोई इंटेलिजेंट हब है, इंटेलिजेंट डिवाइस है जो एक मेक टेबल बनाकर उनके एड्रेस को नोट करता है। वह है स्विच इंटेलिजेंट डिवाइस है। स्विच में भी एक से अधिक पोर्ट होती है, जिससे एक से अधिक कंप्यूटरों को कनेक्ट किया जाता है, और स्विच का प्रयोग सर्वर के रूप में होता है, और स्विच से जो भी डेटा ट्रांसफर किया जाता है वो उसके डेस्टिनेशन स्थान तक पहुंचाया जाता है। सबके पास स्विच डेटा भेजने का काम नहीं करता है, सबके पास भेजने का काम करता है हब। और ये सभी डिवाइसेस कहलाती है नेटवर्किंग डिवाइसेस, मतलब एक तरह से हार्डवेयर है और इन सब का प्रयोग नेटवर्किंग में होता है। ये नेटवर्किंग डिवाइसेस है, याद रखिएगा, और ये सब हार्डवेयर है। रिपीटर क्या है? हार्डवेयर नेटवर्किंग डिवाइस। रिपीटर का प्रयोग कमजोर पड़ चुके सिग्नल्स की वास्तविक शक्ति को बढ़ाने के लिए प्रयोग करते हैं। रिपीटर का प्रयोग लंबी दूरी के नेटवर्क में होता है, जहां पर किसी
जहां पर किसी डेटा को भेजा जाता है और डेटा वहां पर यदि रुक जाता है, आगे नहीं पहुंच पाता, सिग्नल्स वीक हो जाते हैं, सिग्नल्स वीक हो जाते हैं, ऐसी स्थिति में रिपीटर को लगाया जाता है और उस सिग्नल्स को रीजनरेट करके पुनः आगे भेजा जाता है। और आगे कौन भेजता है? रिपीटर भेजता है। गेटवे, गेटवे एक नेटवर्किंग डिवाइस है। यह दो असमान प्रोटोकॉल या नेटवर्कों को आपस में कनेक्ट करता है। मोडेम, मोडेम का पूरा नाम है मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। और मोडेम को लगाया जाता है एक कंप्यूटर और टेलीफोन लाइन के बीच में। यह भी नेटवर्किंग डिवाइस है। मोडेम का प्रयोग भी एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल में और डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल्स में भेजने के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिशिंग हमले का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? फिशिंग, फिशिंग का काम है सर्वर को क्रैश करना, फेक ईमेल, वेबसाइटों के जरिए संवेदनशील डेटा जैसे लॉगिन, यही आंसर आएगा। फिशिंग का मतलब होता है फेक ईमेल, वेबसाइटों के जरिए संवेदनशील डेटा जैसे लॉगिन कार्ड विवरण को चुराना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस वर्ड में शिफ्ट प्लस F3 शॉर्टकट की का क्या कार्य है? शिफ्ट प्लस F3 का शॉर्टकट की क्या होता है? तो यहां पर आएगा चयनित टेक्स्ट का केस बदलना, और यहां पर लिखा है चयनित टेक्स्ट का केस बदलना, या आप बोल सकते हैं चेंज केस। चेंज केस होता है शिफ्ट प्लस F3 शॉर्टकट की चेंज केस। और चेंज केस के जो शिफ्ट प्लस F3 से बदलने वाले हैं वो है पहला अपर केस। अपर केस में आप बदल सकते हैं, अपर केस मतलब कैपिटल लेटर्स में किसी पैराग्राफ को चेंजेस कर सकते हैं। और यदि आपको स्मॉल लेटर लिखना है तो आपको शिफ्ट प्लस F3 दोबारा क्लिक करना होगा, तो सभी पैराग्राफ के अक्षर स्मॉल लेटर में आ जाएंगे, जिसे कहते हैं लोअर केस। और तीसरा केस है सेंटेंस केस। इसमें पैराग्राफ का जो पहला अक्षर है वो कैपिटल हो जाएगा, बाकी स्मॉल हो जाएंगे। इस तरह से शिफ्ट प्लस F3 से आप 3 प्रकार के केस को बदल सकते हैं, जिन्हें कहा जाता है चेंज केस। अपर केस मतलब कैपिटल लेटर्स जैसे कि यहां पर लिखा है, लोअर केस मतलब स्मॉल लेटर्स, और सेंटेंस केस मतलब पहला अक्षर कैपिटल बाकी सभी स्मॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस एक्सेस किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? एमएस एक्सेस कैसा है? RDBMS है, स्प्रेडशीट है, तो एमएस एक्सेस है RDBMS सॉफ्टवेयर है, जिसमें डाटाबेस मैनेज, डाटा को मैनेज किया जाता है। RDBMS का फुल फॉर्म है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स। तो ये किससे संबंधित है? एमएस एक्सेस से। स्प्रेडशीट एप्लीकेशन ये किससे संबंधित है? स्प्रेडशीट किस में आता है? तो एमएस एक्सेल में। एमएस एक्सेल की सीट को स्प्रेडशीट कहा जाता है या वर्कशीट भी कहते हैं। वर्ड प्रोसेसर, वर्ड प्रोसेसर किसको कहा जाता है? एमएस वर्ड को कहा जाता है। लेकिन पहला वर्ड प्रोसेसर वर्ड पैड है, पहला वर्ड प्रोसेसर वर्ड पैड, और दूसरा वर्ड प्रोसेसर एमएस वर्ड को कहा जाता है। यहां पर एमएस वर्ड आएगा वर्ड प्रोसेसर में। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर के लिए इस्तेमाल किया जाता है एमएस पावर पॉइंट, एमएस पावर पॉइंट। और यह सभी प्रोग्राम एमएस ऑफिस के भाग है। एमएस ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एमएस ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, और ये सभी उनके प्रोग्राम्स हैं जो एमएस ऑफिस के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्रेस की गई फाइल का एक्सटेंशन आमतौर पर क्या होता है? कंप्रेस मतलब किसी फाइल को दबाव बनाकर आकार में छोटा किया जाता है। यदि कोई बड़े एमबी की फाइल है तो आप उसे आकार में छोटा कर सकते हैं, केबी में बना सकते हैं। तो ऐसी फाइलों को जिप फाइल कहा जाता है। जब किसी फाइल को कंप्रेस किया जाता है तो उसे जिप फाइल कहते हैं, और ये उसका एक्सटेंशन है, जिप फाइल का एक्सटेंशन होता है। एक्सटेंशन मतलब किसी भी फाइल की पहचान उसके एक्सटेंशन से भी की जा सकती है। एक्सटेंशन का मतलब होता है किसी फाइल का एक तरह से शॉर्ट नेम होता है। जैसे यहां पर क्या लिखा है अभी आप पढ़ो, .docx, इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब होता है डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट।
पीडीएफ, किसके लिए पीडीएफ का एक्सटेंशन है, पीडीएफ पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। यहां पर .exe एग्जीक्यूटेबल फाइल का एक्सटेंशन है, एग्जीक्यूटेबल फाइल का एक्सटेंशन। .jpg ये है किसी इमेज या फोटो का, किसी इमेज या फोटो का एक्सटेंशन क्या होता है, तो .jpg होता है। png ये ग्राफिक्स का होता है, या मतलब पेंट प्रोग्राम का जो एक्सटेंशन है वो है .png। और जो वीडियो है, वीडियो का आता है, वीडियो का एक्सटेंशन याद रखना mpg, वीडियो का एक्सटेंशन mpg। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस एक्सेल में गोल्ड शिफ्ट टूल किस श्रेणी के अंतर्गत आता है। यहां पर पूछा है कि गोल्ड शिफ्ट टूल एमएस एक्सेल में कहां मिलेगा, तो ये आपको मिलेगा डाटा मेनू में। डाटा मेनू में कौन से टूल में मिलेगा, तो उस गोल्ड शिफ्ट का ऑप्शन आएगा, आपको मिल जाएगा व्हाट इफ एनालिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में, मतलब पीडीएफ का पूरा नाम क्या है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। फाइलों को विकसित करने वाली मूल कंपनी कौन सी है, पीडीएफ फाइलों को विकसित करने वाली कंपनी का नाम है एडोब सिस्टम, याद रखिएगा एडोब सिस्टम। माइक्रोसॉफ्ट भी एक कंपनी है, माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है जिन्होंने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का निर्माण किया, इसके अलावा एमएस ऑफिस का भी निर्माण किया इस कंपनी के द्वारा। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने कौन सी सॉफ्टवेयर का विकसित किया, तो विंडोज सॉफ्टवेयर, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सॉफ्टवेयर का निर्माण किया था। आईबीएम का पूरा नाम है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। आईबीएम एक कंपनी है जिन्होंने माइक्रो कंप्यूटर का निर्माण किया था। एप्पल भी एक कंपनी है जिन्होंने आईफोन, आईपैड, आईओएस जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम और मोबाइल फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर का निर्माण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस वर्ड में मैक्रोज रिकॉर्ड करने के लिए किस भाषा, मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का उपयोग किया जाता है। मैक्रो रिकॉर्ड करने के लिए कौन सी भाषा का इस्तेमाल होता है, और भाषा कौन सी का है यहाँ पर। मैक्रोज क्या है, तो मैक्रोज कीबोर्ड को रिकॉर्ड करता है, कीबोर्ड की जो हम स्थिति है, जो कीबोर्ड हम चलाते हैं, तो उस कीबोर्ड की की को रिकॉर्ड करने का काम मैक्रोज करता है यहाँ पर। और मैक्रोज की शॉर्टकट की याद कर लेना, मैक्रोज की शॉर्टकट की Alt+F8। और मैक्रोज को प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा में लिखा गया, तो VB है। और ये सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च स्तरीय भाषा हाई लेवल लैंग्वेज के पूरे प्रोग्राम को एक साथ मशीनी कोड में अनुवादित करने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं। मतलब हाई लेवल लैंग्वेज के पूरे प्रोग्राम को, हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए पूरे प्रोग्राम को एक साथ मशीन भाषा में ट्रांसलेट करने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं, तो आंसर आएगा कंपाइलर। यह हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे प्रोग्राम को एक साथ ट्रांसलेट करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, असेंबली भाषा को मशीन कोड या यहां पर बोल सकते हैं मशीन भाषा, असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में बदलने के लिए किसका प्रयोग होता है, तो यहां पर असेंबलर एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस वर्ड में हेगिंग इंडेंट बनाने के लिए शॉर्टकट की क्या है, हेगिंग इंडेंट। Ctrl+H से क्या होता है, Ctrl+H से होता है रिप्लेस, Ctrl+M से इससे राइट इंडेंट, इसकी जो शॉर्टकट की है राइट इंडेंट के लिए इस्तेमाल होती है, इंडेंट को आगे बढ़ाने के लिए राइट तरफ। Ctrl+T इसका आंसर आएगा हेगिंग इंडेंट। और नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गाइड मीडिया, मतलब गाइडेड मीडिया, गाइड या गाइडेड, निम्न में से कौन सी गाइडेड मीडिया ट्रांसमिशन मीडिया की श्रेणी में आता है। गाइडेड मीडिया
या गाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया की श्रेणी में आता है। गाइडेड मीडिया को ट्रांसमिशन मीडिया भी कहा जाता है। अब यहां पर आपको याद रखना होगा, ट्रांसमिशन मीडिया कह सकते हैं या फिर ट्रांसमिशन मीडिया को और क्या कहते हैं यहां पर, तो कम्युनिकेशन मीडिया भी कहते हैं, कम्युनिकेशन मीडिया कहते हैं। और कम्युनिकेशन मीडिया या ट्रांसमिशन मीडिया के दो प्रकार होते हैं। पहला होता है गाइडेड मीडिया, दूसरा होता है अनगाइडेड मीडिया। अनगाइडेड मीडिया, गाइडेड मीडिया जो तकनीक है वह तकनीक कहलाती है वायर तकनीक, वायर्ड तकनीक, जिसमें वायर का प्रयोग होता है वो वायर्ड तकनीक होती है, जो क्या कहलाता है यहाँ पर गाइडेड मीडिया कहलाता है। और इसके जो उदाहरण है, उदाहरण मतलब वायर्ड तकनीक में क्या क्या आएगा, कौन कौन से प्रकार है, कौन कौन से प्रकार है, तो पहला आएगा कोएक्सियल केबल, जो टीवी केबल होती है उसे कोएक्सियल केबल कहते हैं। दूसरा है फाइबर ऑप्टिकल केबल, जो आजकल तेज गति से चल रही है, जिनका तेज गति से डेटा ट्रांसफर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, फाइबर ऑप्टिकल केबल। और जो तीसरा है वह है ट्विस्टेड पेयर केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल। ये तीन प्रकार की जो केबल है वो आती है गाइडेड मीडिया में, जिसको कहते हैं वायर्ड तकनीक। तो इसमें आंसर क्या आएगा, कोएक्सियल केबल। और जो अनगाइडेड मीडिया है ये क्या कहलाता है, तो ये कहलाते हैं वायरलेस तकनीक, इसको कहते हैं यहां पर वायरलेस तकनीक, याद रखिएगा। गाइडेड अनगाइडेड मीडिया को क्या कहते हैं, वायरलेस तकनीक। इसमें आएगा तीन प्रकार के ट्रांसमिशन, मतलब तरंगों का प्रयोग होता है। वायरलेस में तरंगों का प्रयोग होता है, कौन कौन सी तरंगे होती है, तो पहला है रेडियो वेव, रेडियो वेव ट्रांसमिशन। दूसरा है माइक्रोवेव, माइक्रोवेव ट्रांसमिशन का प्रयोग होता है। और तीसरा होता है इंफ्रारेड, इंफ्रारेड ट्रांसमिशन का प्रयोग होता है। अब इंफ्रारेड ट्रांसमिशन का प्रयोग टीवी के रिमोट, एसी के रिमोट में करते हैं। माइक्रोवेव ट्रांसमिशन मोबाइल कम्युनिकेशन या मोबाइल नेटवर्क में होता है, और सैटेलाइट में होता है, टीवी में होता है, टीवी डिस्क में। रेडियो वेव ट्रांसमिशन का प्रयोग एफएम वगैरह में होता है, मोबाइल में प्रयोग होता है। रेडियो वेव ट्रांसमिशन जो है वो सर्वदिशात्मक तरंगे प्रदान करता है। माइक्रोवेव ट्रांसमिशन है जो एकल दिशात्मक तरंगे प्रदान करता है। और जो इंफ्रारेड वेव ट्रांसमिशन है, इसमें जो तरंगे है वो दीवार के आर पार नहीं पहुंच सकती है, क्योंकि इसमें जो तरंगे होती है इंफ्रारेड वेव में, वो सभी तरंगे ठोस कहलाती है। और हमारे से क्या पूछा था, गाइडेड मीडिया कौन सी श्रेणी में आता है, तो कौन सी श्रेणी, वायर तकनीक में। और किस में आ जाएगा ये, तो ये आ जाएगा यहाँ पर कोएक्सियल केबल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। इंटरनेट का पूरा नाम, इंटरनेट का पूरा नाम बताइए क्या है, तो इंटरनेट का पूरा नाम आ जाएगा यहाँ पर इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। और इंटरनेट का आविष्कार हुआ था 1950 में, आविष्कार किया था विंटन जी कर्फ के द्वारा, याद रखिएगा बाकी क्वेश्चनों को भी। और दुनिया का, विश्व का प्रथम नेटवर्क, विश्व का प्रथम नेटवर्क इंटरनेट, विश्व का प्रथम नेटवर्क कब आया, तो 1969 में। और नाम क्या था, तो विश्व के प्रथम नेटवर्क का नाम है अर्पानेट, अर्पानेट। अर्पानेट का पूरा नाम याद रखिएगा, अर्पानेट का पूरा नाम होता है एडवांस रिसर्च हो गया, चालू है ना सब, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईपी एड्रेस, आईपी एड्रेस का आकार, आईपी एड्रेस का आकार कितना होता है, तो आकार होता है आईपी एड्रेस का 32 बिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईमेल, ईमेल का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक मेल,
और ईमेल में बीसीसी का पूरा नाम क्या है? तो बीसीसी का फुल फॉर्म है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर को नेटवर्क से जोड़ने वाले कार्ड को क्या कहते हैं? कंप्यूटर को नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए जिस कार्ड का उपयोग करते हैं उसे कहते हैं एनआईसी कार्ड, एनआईसी कार्ड। और जो साउंड कार्ड होता है इसका भी प्रयोग होता है ध्वनि के लिए, आवाज के लिए प्रयोग करते हैं। वीजे कार्ड केबल है जो मॉनिटर से सिस्टम में लगाई जाती है। सिम कार्ड, सिम का पूरा नाम है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। और यहाँ पर याद रखिएगा जो साउंड कार्ड है और एनआईसी कार्ड को कहाँ पर लगाते हैं? तो पीसीआई स्लॉट, पीसीआई स्लॉट में कनेक्ट करते हैं। और पीसीआई स्लॉट कहाँ पर होता है? तो यह होता है मदरबोर्ड में, मदरबोर्ड में पीसीआई स्लॉट होता है जिसमें क्या लगाते हैं? साउंड कार्ड, नेटवर्क कार्ड और ग्राफिक्स कार्ड लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूरे देश या दुनिया को आपस में जोड़ने वाला नेटवर्क कौन सा था? तो इसमें नेटवर्क जो पूरे विश्व या दुनिया को या दो देशों को आपस में जोड़ता है उस नेटवर्क को कहा जाता है, उस नेटवर्क को कहते हैं वैन। वैन का पूरा नाम है वाइड एरिया नेटवर्क। और बाकी नेटवर्क जो है लोकल एरिया नेटवर्क, इसका प्रयोग करते हैं छोटे हॉल, बिल्डिंग वगैरह में। और जो मेन नेटवर्क है इसका पूरा नाम है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेन का पूरा नाम मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जिसका इस्तेमाल होता है एक शहर में। पेन का पूरा नाम है पर्सनल एरिया नेटवर्क, जिसका इस्तेमाल होता है ब्लूटूथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट से किसी फाइल को अपने कंप्यूटर में सेव करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इंटरनेट से फाइल को कहां सेव करना है? कंप्यूटर में। इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? तो डाउनलोडिंग। और यदि कंप्यूटर से इंटरनेट में ट्रांसफर करना हो तो उसको कहते हैं अपलोडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वायरलेस तकनीक में डेटा ट्रांसफर करने के लिए दृष्टि रेखा, लाइन ऑफ साइट की आवश्यकता होती है। वायरलेस के लिए इस्तेमाल होता है इंफ्रारेड का। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेबसाइट एड्रेस में HTTPS, वेबसाइट का एड्रेस HTTPS में एस का क्या